अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, इसको फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। फार्माकोलॉजी के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एडिनर्जिक ड्रग। एडिनर्जिक ड्रग के एग्जांपल के साथ हमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। इसका पहले एडिनर्जिक ड्रग को समझ लें, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन को हम देख लेते हैं। एडिनर्जिक ड्रग या हम सिंपैथोमाइमेटिक या एडिनर्जिक एगोनिस्ट भी इसको कहते हैं। ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को इन्हेंस या मिमिक करने का काम करती है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए, ये डिफरेंट टाइप की बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। अब एडिनर्जिक ड्रग को डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे, उसके रिसेप्टर टारगेट के बेस पे। अब इसमें दो टाइप के रिसेप्टर पाए जाते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। अल्फा फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है अल्फा 1 और अल्फा 2, वहीं पे बीटा डिवाइड किया जाता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में। अब इसी पे आधारित आपके ड्रग है कि अल्फा 1 पे कौन सा बाइंड हो रहा है, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 पे कौन सी ड्रग बाइंड हो रही है और उसका एक्शन क्या हो रहा है। तो पहला रिसेप्टर है अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर। अब इस पर जो बाइंड होगी ड्रग और सेम एडिनलिन और एडिनिन की तरह व्यवहार करेगी, उसे कहते हैं एगोनिस्ट। तो इसमें यहाँ पे आपका फिनाइल एफ्रिन या मिडोड्रिन, ये दो टाइप की ड्रग है, एज ए एगोनिस्ट वर्क करेगी। जब बाइंड होगी रिसेप्टर पे तो क्या एक्शन प्रोड्यूस करेगी, ये आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज कराती है। अब ये किस कंडीशन में देते हैं इस टाइप की ड्रग को, तो ये नासल कंजेशन में दिया जाता है, हाइपोटेंशन केस में दिया जाता है और आई के एग्जामिनेशन के दौरान पिपुलरी को डायलेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अल्फा 2 रिसेप्टर को अगर हम देख रहे हैं इसका एगोनिस्ट, तो इसका एगोनिस्ट है कोलिनिडीन। ये ड्रग बहुत यूज़ होती है। अब ये ड्रग जब अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होगी, चूँकि अल्फा 2 रिसेप्टर प्री न्यूरॉन पे उपस्थित होता है जहाँ से नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, उसी पे अल्फा 2 रिसेप्टर उपस्थित होता है। तो कोलिनिडीन अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होके नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को इनहिबिट करती है। अब ये ड्रग किस केस में देते हैं, तो ये ड्रग हाइपरटेंशन के केस में दिया जाता है। अटेंशन डिफिसाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी है, इसमें देते हैं। और ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स में भी इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। अगली जो क्लास है बीटा 1 एडिनर्जिक एगोनिस्ट। बीटा 1 रिसेप्टर जो कि आपके हार्ट में पाए जाते हैं, इस पे जो ड्रग बाइंड होती है एज ए एडिनलिन की तरह वर्क करेगी, तो वो आपकी कहलाती है एगोनिस्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल है डोब्यूटामीन। तो बीटा 1 जो रिसेप्टर पाया जाता है वो हार्ट पे पाया जाता है। जब ये ड्रग उस पर बाइंड होती है तो क्या होता है कि ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये यूज़फुल कब होगा, जब हार्ट फेल्योर होता है या कार्डियक स्ट्रेस ऑकर होता है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर की अगर हम बात करते हैं, इसके एगोनिस्ट की बात करें तो इसमें आपके एल्ब्यूटेरॉल और सॉल्ब्यूटामॉल आता है। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, ये आपके ब्रोंकियल एरिया में पाया जाता है या स्मूथ मसल पे पाया जाता है, लंग्स के स्मूथ मसल जो होती है वहाँ पे पाया जाता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होगा तो ब्रोंको डायलेशन ऑकर कराता है। तो जनरली ये अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD इस टाइप की डिजीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉन सेलेक्टिव एडिनर्जिक एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन खुद आता है। ये आपके अल्फ़ा और बीटा एडिनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं उस पर बाइंड होकर उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। अगर इपिनेफ्रिन की हम बात करें तो इपिनेफ्रिन ये आपका हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये डिफरेंट टाइप के जो एडिनर्जिक रिसेप्टर हैं उस पर बाइंड होता है और उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब किस सिचुएशन में इसको देते हैं, तो एनाफाइलेक्सिक सिचुएशन में, कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उस केस में, अस्थमेटिक अटैक पड़ रहा हो तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन को जनरली जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता हो तो करना हो तो उस केस में इसको दिया जाता है, हाइपोटेंशन केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को हमें क्लासीफाई करना है फार्माकोलॉजिकल के हिसाब से और एग्जांपल के साथ साथ। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते क्या हैं, इनको एंटी डायबिटिक ड्रग भी कहते हैं। ये ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि ब्लड में जो उपस्थित ग्लूकोज लेवल है बढ़ा हुआ, उसको नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करते हैं। तो जनरली ये
डायबिटिक पेशेंट को दी जाती हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है उनके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग या उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्लासिफिकेशन देखें तो पहला क्लास है आपका इंसुलिन, चूँकि ये हार्मोनल एजेंट हैं इसके अंतर्गत आता है इंसुलिन। एग्जाम्पल के तौर पे रेगुलर इंसुलिन, इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन ग्लेरजिन। अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें तो ये आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को स्टिमुलेट करता है। कैसे करता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है सेल के अंदर जिसे कहते हैं GLUT4, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जानते हैं उसको। ये ATP डिपेंडेंट होता है, तो ये इंसुलिन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड होके GLUT4 को एक्टिव करता है। GLUT4 सेल की मेम्ब्रेन पे पहुंचता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ट्रैप करके अंदर लाने का काम करता है। तो इंसुलिन आपके किस में दिया जाता है? डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। नॉर्मली तो ह्यूमन में रिलीज़ ही होता है पैनक्रियाज से, पैनक्रियाज की बीटा सेल से। अगर रिलीज़ नहीं होता है या इसका एक्शन रिटार्ड हो जाता है तो बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। दूसरा क्लास है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज में आपका ग्लीमिपेजाइड, ग्लीक्लेजाइड, ग्लीमिपेराइड ये ड्रग आती है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें तो ये इंसुलिन को रिलीज़ कराने का काम करता है पैनक्रियाज के बीटा सेल से। कैसे? पोटेशियम चैनल जो सेल के मेम्ब्रेन पर उपस्थित होते हैं ये उसको क्लोज कर देता है, जिसके चलते डीपोलराइजेशन ऑकर होता है। साथ साथ कैल्शियम का ये इन्फ्लक्स कराता है और उसके चलते इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो जनरली ये टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाती है। बीगोनाइड ये अलग कैटेगरी है, इसमें आपका मेटफॉर्मिन आती है। तो मेटफॉर्मिन का अगर मैकेनिज्म देखें तो 2-3 टाइप का इसका मैकेनिज्म है। पहला तो ये काम करता है कि जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा था लीवर में उसको कम करता है। दूसरा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को पेरिफेरल टिश्यूज़ में बढ़ाता है। तीसरा, ग्लूकोज के अपटेक को मसल में बढ़ाता है। ये 3 इसके काम है। तो मेटफॉर्मिन भी टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाती है। अगली क्लास है थायाजोलिडिनेडाइन्स। इसमें आपका पियोग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन ड्रग आती है। ये भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का काम करता है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी जब बढ़ती है तो ग्लूकोज का अपटेक भी बढ़ता है। तो ये सिंपली एक रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं PPAR गामा रिसेप्टर, उस पर जाके ये बाइंड होता है। अगली क्लास है अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। इसमें आपका एक्रोबॉस मैग्लिटॉल ड्रग आती है। इसका काम क्या होता है कि ये एक एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। वो एंजाइम कौन सा होता है? आपका अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। ये जनरली कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ड्रग क्या काम करती है? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है। तो इसके चलते जो खाना खाने के बाद ब्लड का ग्लूकोज स्पाइक कर रहा था, बढ़ रहा था, वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्लास है DPP4 इनिबिटर। DPP4 इनिबिटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सेक्साग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन आता है। तो DPP4 इनिबिटर किसको इनिबिट करता है? एंजाइम को, डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 को इनिबिट करता है और इसके चलते इंसुलिन का रिलीज़ होना बढ़ जाता है और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन कम हो जाता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग को एग्जांपल के साथ उसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। तो एंटीवायरल ड्रग होती क्या है? ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि वायरल के इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करके, ताकि वायरस फर्दर बॉडी में स्प्रेड ना हो। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में है। हम 1 बाय 1 सारे को देखते हुए चलते हैं। पहला है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स में आपका एसाइक्लोवीर आता है। न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? तो जब वायरल DNA और RNA का निर्माण करते हैं तो उसमें न्यूक्लियोसाइड बहुत अहम रोल प्ले करता है। एसाइक्लोवीर चूँकि उसके जैसा दिखता है, तो जब वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उस दौरान एसाइक्लोवीर उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है
और जिसकी वजह से जो वायरल डीएनए आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी वो हो नहीं पाती, टर्मिनेट हो जाती है और फर्दर वायरस का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। अगला क्लास प्रोटीएज इनहिबिटर, इसमें ड्रग आती है रिटोनावीर। प्रोटीएज इनहिबिटर जो ड्रग है रिटोनावीर, ये प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करता है। प्रोटीएज एंजाइम क्या काम करता है, ये वायरस के लिए ज़रूरी होता है। इसकी मौजूदगी में वायरस नई फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण करती है। जब एक बार प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो नई फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता और उसके चलते जो वायरस इन्फेक्शन हो रहा था वो भी रुक जाता है, नया प्रोडक्शन नहीं हो पाता। अगला क्लास है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें आपके दो कैटेगरी है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर और दूसरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो इस न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर शॉर्ट फॉर्म NRTI, इसकी जो ड्रग है ज़िडोविडीन होती है। जनरली ये क्या काम करता है, वायरल का जो DNA होता है उसमें ज़िडोविडीन इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इसके चलते चूँकि एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके द्वारा ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो कि आवश्यक होता है वायरल के रेप्लिकेशन के लिए। जब एक बार ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो DNA की सिंथेसिस उस वायरस की टर्मिनेट हो जाती है और जिसके चलते DNA जो चेन कंप्लीट होने थी वो भी रुक जाती है और वायरस फर्दर रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। दूसरी क्लास है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आती है इफाविरेंस, ये ड्रग डायरेक्टली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती है और इसके चलते जो कन्वर्जन हो रहा था वायरल आरएनए से डीएनए का जो निर्माण हो रहा था, कन्वर्जन हो रहा था, वो भी रुक जाता है। अगली क्लास एंट्री इनहिबिटर, ऐसी ड्रग जो वायरस के एंट्री को इनहिबिट कर दे। इन्फोविरिटाइड ड्रग है, जनरली करता क्या है, जो वायरस होता है वायरस का इन्वेलप होस्ट सेल से की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होकर फ्यूज़ करता है ना, तो ये इन्फ्यूविरिडीन ड्रग इसके फ्यूज़न को इंटरफेयर करती है। मतलब वायरल का इन्वेलप जो है होस्ट सेल मेम्ब्रेन से अटैच नहीं हो पाता, फ्यूज़ नहीं हो पाता और जिसके चलते वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर नहीं पहुंच पाता और फर्दर ये अपना रेप्लिकेट नहीं कर पाता। अगली क्लास है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग आती है वो सेल्टामिवीर आती है। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर का काम ये होता है कि न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या रोल प्ले करता है, तो ये न्यूली फॉर्म्ड वायरल पार्टिकल को इन्फेक्टेड सेल से रिलीज़ कराता है। जब एक बार न्यूरामिनिडेज एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो वायरल जो स्प्रेड हो रहा था बॉडी में, बॉडी के सेल में, वो रुक जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के एग्जांपल के साथ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। एंटी हाइपरटेंसिव होता क्या है, ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है। इसका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के हैं, देखते हुए चलते हैं हम लोग। पहली कैटेगरी है डायूरेटिक्स, ऐसी ड्रग जो डायूरेसिस कराए, मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ा दे। एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी में जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बढ़ता है तो उसके चलते ब्लड प्रेशर ऑकर हो सकता है, या ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो उसके चलते ब्लड प्रेशर ऑकर हो सकता है। तो डायूरेटिक ड्रग देते हैं, इसकी वजह से जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा था, जो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा था, वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू होता है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होने लगता है। दूसरी कैटेगरी है बीटा ब्लॉकर्स। तो जितनी बीटा ब्लॉकर्स ड्रगें हैं जैसे एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सारी बीटा ब्लॉकर ड्रगें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करने का काम करती हैं। एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन ये आपके हार्ट पे और आपके ब्लड वेसल्स पे असर डालती हैं, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करती हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं। तो जब बीटा ब्लॉकर हम ड्रग दे देते हैं तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल आना शुरू हो जाता है और हार्ट रेट भी थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है।
अगली क्लास है ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। ये इस क्लास की ड्रग में आती है, जैसे इनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल। ये क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या काम करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड ही पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, तो इसीलिए हम ACE इनिबिटर देते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। जब एंजाइम इनिबिटर हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑकर नहीं होगा और ब्लड का जो प्रेशर था वो इंक्रीज नहीं होगा। अगली क्लास है ARB, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड था वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड होके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा था, मीन्स कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा था। तो हम ऐसी ड्रग देते हैं जो एंजियोटेंसिन को बाइंड ही ना होने दे, तो इसीलिए एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं, जिसमें आपका लो सार्टन, वेल सार्टन, इर्बिसार्टन आता है। जब ये एक बार बाइंड हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन सेकंड को बाइंड नहीं होने देगा और उसकी वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ऑकर नहीं होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, अल्टीमेटली वैसोडाइलेशन ऑकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे एम्लोडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाज़म। ये सारी ड्रगें क्या काम करती हैं कि जो सेल के मेम्ब्रेन पर उपस्थित कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं। अब जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो कैल्शियम इंटर नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, वैसोडाइलेशन ऑकर हो जाता है। अगली है अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो अल्फ़ा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करती हैं, जैसे पैराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये ड्रगें क्या काम करती हैं कि जो स्मूथ मसल पे उपस्थित अल्फ़ा रिसेप्टर थे, अल्फ़ा एडेनर्जिक रिसेप्टर, उसको ब्लॉक कर देती हैं और एडेनिलीन, नॉन एडेनिलीन उस अल्फ़ा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाता और उसके वजह से जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था नहीं हो पाता, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगली क्लास है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। रेनिन को डायरेक्ट इनिबिट किया जाए तो रेनिन क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम जब रेनिन को डायरेक्ट इनिबिट कर दें तो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होने नहीं देता है, और जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन सेकंड में भी नहीं कन्वर्ट होगा और उसके चलते जो ब्लड प्रेशर एलिवेट हो रहा था वो भी नॉर्मल रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ एंटी डायरियल। एंटी डायरियल ड्रग के एग्जांपल के साथ हमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। एंटी डायरियल मेडिकेशन होती क्या है कि ये डायरिया के सिम्टम्स को जो रिलीफ पहुंचाए। डायरिया होता क्या है कि फ्रीक्वेंटली जो आपके स्टूल होते हैं जल्दी जल्दी हों, वाटरी टाइप स्टूल हो, उसे ही डायरिया कहते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लें। पहला है ओपॉइड एंटी डायरियल। ओपॉइड एंटी डायरियल ऐसी ड्रग जो कि ओपॉइड रिसेप्टर पे बाइंड होती है एज ए एगोनिस्ट के तौर पे। तो ओपॉइड रिसेप्टर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में पाए जाते हैं वहाँ पे बाइंड होती है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी मतलब मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है, और फ्लूइड का जो सिक्रीशन हो रहा है इंटेस्टाइन में उसके सिक्रीशन को रिड्यूस करती है, कम करती है, जिसकी वजह से जो वाटरी स्टूल हो रहा था वो भी आपका कम हो जाता है। अगला है एब्जॉर्बेंट एंटी डायरियल। एब्जॉर्बेंट एंटी डायरियल ऐसी ड्रग जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एक्सेस वाटर और टॉक्सिन्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से जो स्टूल वाटरी था वो सॉलिड होने लगता है और डायरिया जो आकर हो रहा था वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसमें ड्रग है आपके कोलिन पेक्टिन, ये आपके इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, गट में पहुँचते हैं और वहाँ पर वाटर एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगली है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल इसमें करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्योंकि एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाने काम करता है, तो हम जब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं जैसे डाइसाइक्लोमीन, तो ये क्या काम करती है, एज ए एंटी स्पाज्मोडिक भी वर्क करती है ये, और साथ साथ ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को भी
रिड्यूस कर देती है। अगला है एंटी सेक्रेटरी एजेंट। एंटी सेक्रेटरी एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका रेसिकाडोट्रिल आती है। ये फ्लूइड के सिक्रीशन को इनहिबिट करती है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एक्सेस फ्लूइड का सिक्रीशन ना हो उसको इनहिबिट करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड की वजह से स्टूल बहुत ज़्यादा वाटरी टाइप हो रहा था वो भी आपका सॉलिड होना शुरू हो जाता है।